रहता है ताकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बने। और इस ड्रम पर तांबे के तार की कुंडली को लपेट दी जाती है जो नीले रंग से दिखाई गई है। इसके सिरों पर एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक कुंजी लगी होती है। कुंजी दाब कुंजी होती है, जब प्रेस उसको दबाओगे तो परिपथ को जोड़ देगी। जैसे ही परिपथ जुड़ेगा इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण चूंकि अब इस चुंबकीय क्षेत्र में, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ये लोहे के जो चक्के हैं वो गति कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भंवर धारा उत्पन्न होगी। और भंवर धारा किसमें उत्पन्न होगी? धातुओं के चक्कों पे। ये भंवर धारा की दिशा कैसी होगी? लेंज के नियम से उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक, यहाँ किस कारण से उत्पन्न हो रही है? घूमने के कारण, चक्कों के घूमने के कारण। तो चक्कों के घूमने का विरोध करेगी। ठीक है, चक्कों के घूमने का विरोध करेगी मतलब विपरीत दिशा में एक बल आघूर्ण लगाना शुरू करेगी, जिसके कारण धीरे धीरे चक्के स्थिर होने लगेंगे और उनका वेग कम होने लगेगा और वो अंत में स्थिर हो जाएंगे। अब ये इस प्रकार की संरचना प्रत्येक पे जितने भी जोड़े हैं चक्कों के, उन सब में लगाई जाती है, इंजन से लेके गार्ड के डब्बे तक। ठीक है, ताकि एक समान रूप से मंदन हो सके। ऐसा नहीं कि कहीं बीच में ज़्यादा और कहीं कम, ऐसा नहीं कर सकते। और इसीलिए जब भी इसको चलाया जाता है इन ट्रेनों को, तो निकालने के पहले, यानी स्टेशन से, यार्ड से स्टेशन तक आने के पहले उनका परीक्षण किया जाता है कि उनकी सभी चक्कों में धाराएं सही तरीके से बह रही हैं कि नहीं बह रही हैं। ठीक है, कारण है उसके पीछे, एक मिनट यार, थोड़ा सा टूटा हुआ ना हो। क्यों? क्योंकि परिपथ टूट जाएगा तो उस पर्टिकुलर चक्के में इस प्रकार की कोई प्रेरक धारा उत्पन्न नहीं हुई, बल आघूर्ण नहीं लगेगा और उसके कारण वो चक्का पर्टिकुलरली उसकी स्पीड कम ही नहीं होगी। अब समझो, एक चक्के की स्पीड कम नहीं हो रही और उसके आगे और पीछे वालों की स्पीड कम हो रही है, क्या होगा? असंतुलन हो जाएगा ना। एक रुकने की कोशिश कर रहा है और दूसरा नहीं रुकने की कोशिश कर रहा है, तो उनके बीच तनाव आ जाएगा। इसको चित्र से समझें अपन। और एक और यहाँ डब्बा ले लेते हैं, 3 डब्बे हैं, एक के पीछे एक, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से खींचे जा रहा है। अब इसमें तो ब्रेक लग गया है, इसके विरुद्ध दिशा में एक ब्रेक लग गया। ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं लगा तो ये उसी वेग से चलता रहा, और इसमें ब्रेक नहीं लगा तो ये भी, इसमें ब्रेक लगा तो ये विपरीत दिशा में इसके ऊपर बल लग गया, तो वो उसको उधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और उसके कारण बीच में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तनाव उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर अतिरिक्त रूप से बल कार्य करेगा और ये बल इतना प्रबल हो सकता है कि उस हिस्से को तोड़ दे। ठीक है, और इससे बचने के लिए ही हम जितनी कपलिंग होती है उन कपलिंग को एक तो बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और दूसरा उनमें सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर पता लगाते रहते हैं कि कितने तनाव से ज़्यादा तनाव हो गया है। एक निश्चित तनाव से ज़्यादा जैसे ही हुआ तो वैसे उसका संकेत ड्राइवर को मिल जाता है और वो ऑटोमेटिक स्पीड को कंट्रोल करता है। देखो, ब्रेक लगाना एक अलग चीज़ है और इंजन की स्पीड को कम करना एक दूसरी चीज़ है। 2 तरह से हम गति को नियंत्रित कर सकते हैं एक ट्रेन की। ठीक है, एक तो इंजन की स्पीड को कम करके, लेकिन उसकी अलग विधियाँ होती है, धीरे धीरे करके कम होती है, जड़त्व के गुण के कारण एकदम से कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरी विधि क्या होती है? ब्रेकिंग लगा के पूरे चक्कों को धीरे धीरे करके रोका जाए। लेकिन अब उसमें यदि असफल हो गए हैं तो एक ही तरीका बचता है कि स्पीड को कम करना शुरू कर दें। तो ढेर सारे सेंसर लगे होते हैं। आजकल ट्रेन का जो ड्राइवर रहता है, जिसको लोको पायलट बोलते हैं, उसका काम पूरे पैनल बोर्ड को देख करके उसके हिसाब से सारी चीज़ों को कंट्रोल करना रहता है। बिल्कुल हवाई जहाज हो गया है। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का टेम्परेचर चेंज होता है तो तुरंत उसको बीप आ जाता है। कहीं पर फॉल्ट होता है किसी भी तरीके का केबल में तो उसे तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, पीछे जो बैठा हुआ गार्ड है उसके साथ कंटिन्यूस संपर्क में रहता है, वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं आजकल, जिससे उनको पता चलते रहता है कि बीच में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, आजकल बीच में भी मालगाड़ियाँ आपने देखी होंगी तो बहुत लंबी होती हैं, 100 वैगन होते हैं, पहले और आखिरी डब्बे के बीच 1 किलोमीटर तक की दूरी हो सकती है। तो किसी दुर्घटना की स्थिति में या ऐसी स्थिति आ रही हो कि दुर्घटना होने वाली है, तो ड्राइवर से पीछे वाले गार्ड तक पहुंचने में उसको 10-15 मिनट लग जाएंगे, पैदल उतर के जाएगा। तो इससे बचने के लिए बीच में भी कुछ अतिरिक्त डब्बे लगाए जाते हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण सामान जाता है और उनमें भी गार्ड होते हैं। ठीक है, जो समय समय पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तुरंत उसको या तो तुरंत सुधारा जाता है या रोक करके अगले स्टेशन को बता करके ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शुरुआत कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग से। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ने पूरे सीन को चेंज कर दिया है। ठीक, अब सिर्फ यहाँ बैठ करके पायलट जो है रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को नियंत्रित कर सकता है, उससे ब्रेकिंग तेज या धीमी हो सकती है। ठीक है, कुंजी की सहायता से स्टार्ट कर सकता है, परिपथ को छोड़ेगा तो ब्रेक लगना बंद हो जाएंगे। ठीक है, निश्चित तरीके से पता रहता है। यदि कभी आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन के बाहर यदि देखें तो खंभों के ऊपर कुछ निशान बने होते हैं
2000, 1000, 500, नीचे कुछ लिखा रहता है। ये सब कोड वर्ड होते हैं। उन्हें कहाँ पर ब्रेक्स लगाना है ताकि वो ठीक प्लेटफॉर्म पर जाकर रुके। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन ने गाड़ी कहीं भी खड़ी करने के लिए ले गए, थोड़ा आगे भी निकल गई तो पीछे लेके आ गए, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो बिल्कुल इंजन जहाँ खड़ा होना चाहिए वहीं उसके पीछे डब्बे भी बिल्कुल अपने यथास्थ स्थान होते हैं, नहीं तो यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन थोड़ी आगे निकल गई तो सबको उतना आगे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल नियंत्रित तरीके से होता है कहाँ कितना ब्रेक लगाना है, कितनी इसमें धारा प्रवाहित करनी, क्योंकि सब कुछ धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। कंटिन्यूटी टेस्ट से पता चलता है ड्राइवर को कि सारे के सारे जितने परिपथ हैं, ठीक है, सब में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। किसी भी एक में धारा नहीं बहेगी तो तुरंत सेंसर बता देता है कि धारा कमान कम बह रहा है, यानी किसी न किसी चक्के में तार टूटा हुआ है। तार टूटे होने के कई कारण हो सकते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा कारण चूहे हैं। ठीक है, सब जगह चूहे होते हैं और आज खास करके प्लेटफॉर्म पर और डाक यार्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े चूहे। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि तार के ऊपर जो ट्यूब लगी रहती है उसको तक फाड़ देते हैं। तो इसलिए जब भी यार्ड से निकलती है तो पहला टेस्ट ब्रेकिंग टेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, ब्रेक लगाते हैं और देखते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है। जितना करंट फ्लो होना चाहिए उससे यदि कम हुआ, यानी करंट कहाँ से आएगा, बैटरी रूम से। इंजन के ठीक पीछे बड़ा बैटरी रूम होता है। ठीक है, उसमें ढेर सारी ये बैटरियाँ लगी रहती है जो लगातार चार्ज होती रहती है ऊपर वाले तार से। ठीक है, तो उससे पता लगता है उनको कि धारा का मान बढ़ा या घटा। ठीक है, धारा का मान यदि निश्चित धारा से कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कुछ हिस्सों में धारा नहीं जा रही है, क्योंकि सब समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं जितने भी ये व्हील है। ठीक है, उनमें बहने वाली धाराएं, कुंडलियाँ जो है सब आपस में समानांतर क्रम में होती है। तो किसी भी एक में धारा नहीं जाएगी तो कुल धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, कार्स आ रही हैं, वो सब इलेक्ट्रिक ड्रिवन है और उनमें भी धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन जो उपयोग देख रहे हैं वह प्रेरण भट्टी। आज जितनी भी धातुओं का निष्कर्षण हो रहा है वात्या भट्टी में नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस पुराने ज़माने की बात हो चुकी। ठीक, अब यूज़ हो रही है इंडक्शन फर्नेस या प्रेरण कुंडलियाँ, और ये जिस सिद्धांत पर कार्य करती हैं वो है भंवर धारा। ठीक है, ये इंडक्शन फर्नेस या प्रेरण भट्टी जो होती है, एक साधारण प्रेरण भट्टी का एक सैद्धांतिक चित्र दिया गया है। ठीक, एक बड़ा सा कमरा होता है। ठीक है, इससे बड़ा हो सकता है जितना बड़ा हॉल है ये, और उसके चारों ओर तांबे के तार की पृथक कुंडलियाँ ट्यूब्स में डाली जाती हैं, क्योंकि गर्म बहुत होता है। वो ट्यूब जो होती है वो ताप रोधी होती है ताकि उसके अंदर कॉपर तक ये ऊष्मा ना पहुँच पाए, क्योंकि उस वात्या भट्टी के अंदर का तापमान धातु के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसलिए विशेष प्रकार की ट्यूब के अंदर वो तांबे के तार की कुंडली होती है और उन्हें ठंडा रखने के लिए लगातार विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। उनको जोड़ा जाता है प्रत्यावर्ती स्रोत से, जो एक उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत होता है। इसके भीतर वैसे तो मैंने सिर्फ एक क्रूसिबल दिखाया है, धात्विक सिलिका का पात्र जिसके भीतर धात्विक खनिज को रख दिया गया है। वास्तविक कंडीशन में लगातार एक कन्वेयर बेल्ट से अंदर धातु आती है, निश्चित समय के लिए रुकती है, जो पिघल जाता है तो आगे बढ़ती है और उसमें से धातु को उड़ेल दिया जाता है अगले हिस्से में। ठीक, वहाँ पर उसमें केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं और फिर उस धातु का निष्कर्षण कराया जाता है। लगातार एक क्रिया चलती चली जाती है, एक के पीछे एक लगातार पात्र में इस प्रकार और आते जाता है। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ एक सिंगल पात्र दिखाया है। ठीक, ये सिलिका का ही केवल है। यदि हमने कॉपर, मान लो हमें निष्कर्षण करना है हेमेटाइट से लोहे का, ठीक, उसका गलनांक जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें निश्चित रूप से इसके तापमान को, इस धात्विक खनिज के तापमान को भी 700 से ऊपर करना होगा। अब तुमने उसके लिए मान लो जो नीचे का बर्तन है, पात्र है, वो सिलिका का नहीं यूज़ करके कॉपर का यूज़ कर लिया तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाएगा। ठीक है, पता चला पात्र सहित पूरी चीज़ पिघल गई वहाँ पर, ऐसा तो नहीं चाहते हम। तो इसलिए साधारणतः सिलिका का पात्र यूज़ करते हैं। सिलिका में भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती, नंबर 1, और नंबर 2, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, 3000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और इसलिए सिलिका के विशेष प्रकार के पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अंदर उस धातु के खनिज को भर दिया जाता है जिसे पिघलाना है। आपने पता होगा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। परसों के केमिस्ट्री पेपर में आया था 12th वालों को, ठीक है, कि बॉक्साइट की सहायता से, बॉक्साइट से कौन सा धातु निकलता है, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसके लिए उसमें बॉक्साइट को जमा देते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ विशेष ऐसे पदार्थ भी मिलाए जाते हैं जो गालक होते हैं, मतलब कम तापमान पर उन्हें पिघला देते हैं और उसकी चालकता को बढ़ाते हैं। चालकता जितनी ज़्यादा होगी भंवर धाराएं उतनी अधिक प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये काम के लिए क्रायोलाइट नाम का एक मिक्सचर लाते हैं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी जितनी धातुएं हैं उन सब के निष्कर्षण में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उसका गलनांक भी थोड़ा कम हो जाए
और साथ ही साथ वो आसानी से उसमें भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाएँ। तो इनको जमा दिए, जमाने के बाद प्रत्यावर्ती स्रोत से धारा प्रवाहित की, जिसके कारण एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बना। इस परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस संपूर्ण धातु के आयतन में भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो उसे गर्म करती हैं और पिघला देती हैं। पिघली हुई धातु को बाहर निकाली जाता है। सिंपल, यह है इंडक्शन फर्नेस। मैं एक ऐसी जनरल पूछ रहा हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के कारखाने वहीं लगाए जाते हैं जहाँ विद्युत आसानी से उपलब्ध हो। कभी पढ़े थे क्या आप लोगों ने? दिखाना जरा किसने किसने पढ़ा था। मैंने जो बताया आप लोगों में से किसने किसने पढ़ा था ये भूगोल में, ठीक है, बताया जाता था। इसमें लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, कि नेवेली में कारखाना है बहुत बड़ा, ठीक है, एल्यूमिनियम बनाए जाने का। नेवेली में क्यों है? क्योंकि वहाँ मिलता होगा धातु, लेकिन बॉक्साइट ज़्यादातर निष्कर्षण आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन उसका कारखाना वहाँ तमिलनाडु